How to rule out options in any entrance exam and make logical guess to improve your rank in NEET PG and INI. Hi friends, I am Dr. Rishikesh and I secured a rank of 314 in this year NEET PG exam. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, लाइव डेमो दूंगा उन क्वेश्चंस का जिस पे मैंने ये टेक्निक यूज़ करी थी और मैंने अपना रैंक इंप्रूव करा है। फ्रेंड्स, मैं ही नहीं, बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो इस टेक्निक का यूज़ करते हैं और आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। मैंने 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे जिसमें से 172 करेक्ट थे और 28 इनकरेक्ट थे। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इन 172 क्वेश्चन में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 145 to 50 क्वेश्चन पे श्योरिटी थी कि ये मेरे सही होंगे। बाकी के मैंने 20 to 25 क्वेश्चंस पे ये टेक्निक यूज़ करी है और इस टेक्निक को मैं आज आपको लाइव एग्जांपल्स देके समझाऊंगा, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं वो एग्रेसिव रहते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर, वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि इस पेपर में +4 और -1 का क्राइटेरिया है तो एग्रेसिव होना कोई भी बुरी बात नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। बस एक ही जगह है जहां आपको क्वेश्चन को लीव करना चाहिए, जब आपको चारों के चारों क्वेश्चंस का चारों के चारों ऑप्शन में से किसी को ऑप्शन में से भी कोई भी आइडिया नहीं है, आप एक भी ऑप्शन को रूल आउट नहीं कर रहे हैं, तभी आप उस क्वेश्चन को लीव करें। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर आपको एक ऑप्शन भी आप रूल आउट कर देते हो क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो आप उसके यहाँ पॉजिटिव ही चाहोगे। तो अब इस टेक्निक का यूज़ करने के लिए मैंने आपको 10 एग्जाम्पल्स लिए हैं, 10 क्वेश्चंस लिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, जो मैं आपको अभी लाइव शो करूंगा कि कैसे आपको उसको यूज़ करना है। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि इसके लिए आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। 70 to 80% आपकी कवरेज होनी चाहिए, जो मैं अपने रिसोर्स वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आप उसको कर सकते हैं, आप चैनल चेक कर सकते हैं। बाकी दूसरी बात यह है कि आपको 2 ऑप्शन रूल आउट करने हैं, एक भी कर लेते हो तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप पॉजिटिव में जाओगे, लेकिन आपने 2 कर लिए हैं तो और आपके पॉजिटिव चांस है कि आपके बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने 28 इनकरेक्ट करे थे और 25 क्वेश्चंस पे मैंने ऐसे रूल आउट करा है, तो 25 × 4 100 प्लस मार्क्स हैं और 28 माइनस मार्क्स हैं, तो अराउंड मुझे 100 - 28 अराउंड 72 पॉजिटिव मार्क्स मिले मेरे को इस टेक्निक से। और आप भी इस टेक्निक का यूज़ करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं इन एग्जाम्पल्स पे, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन इस तरह है कि एक पेशेंट हु अंडरवेंट राइट लिंब एम्पुटेशन ऑन 2 years बैक नाउ प्रेजेंट्स विद सीवियर पेन इन द लिम्ब। तो बेसिकली जो क्लिनिकल हिस्ट्री थी उसके बेसिस पे तो हमें पता है कि फैंटम लिम्ब का पेन है, लेकिन बात यह थी कि फैंटम लिम्ब के पेन में आपसे इसकी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पूछी गई थी। अब ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं अपने नोट्स वगैरह में, रैपिड रिवीजन या BTR के नोट्स में कहीं नहीं था, लेकिन अगर आप इसके ऑप्शंस पढ़ोगे तो आप रूल आउट कर पाते ईजिली। कैसे? देखो, जब आपने इसके ऑप्शन पढ़े ना तो आपको पता चला कि राइट एंड लेफ्ट था, फिर राइट एंड लेफ्ट था। ठीक है, तो इससे तो ये पता चल गया कि या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा। अब बात ये थी कि इसमें पूछा गया था राइट सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है कि लेफ्ट है। अब हमने कब से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि राइट को लेफ्ट कंट्रोल करता है, लेफ्ट को राइट कंट्रोल करता है, जो मोटर कंट्रोल होता है। तो इससे ये तो मुझे पता चल गया कि राइट था तो लेफ्ट सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होगा, लेकिन अब मुझे ये भी पता लगाना था कि प्रोजेक्शन होगी, न्यूरॉन फाइबर्स की एक्सपेंशन होगी। और ये तो बेसिक चीज़ है कि एक बार जब न्यूरोन्स बन जाते हैं तो दोबारा वो डिवाइड तो करते नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एक्सपेंशन को तो मैंने रूल आउट कर लिया, तो बचा मेरे पास बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट करा तो आंसर सही था। तो इस तरीके से ही आपको रूल आउट करना है। देखो फ्रेंड, जब भी आपके पास 4 ऑप्शन आए, आप 2 को रूल आउट कर पाओ, 1 को रूल आउट कर पाओ, आपको करना है फिर आपको उस ऑप्शन को अटैम्प्ट करना है। क्योंकि बेसिकली आप 4 गलत करते हो और 1 सही करते हो तो कोई बात नहीं, कोई आप लॉस पे नहीं हो, लेकिन अगर 3 भी गलत करके 1 सही कर देते हो तो +1 मिलेगा ही आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह था। देखो, दूसरा क्वेश्चन था कि एक 45 ईयर ओल्ड फार्मर है, उसको हाई ग्रेड फीवर है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन है और कंजक्टाइवल सफोकेशन है ऑन एग्जामिनेशन, और सीवियर काफ टेंडरनेस है। लैब इन्वेस्टिगेशन में हाइपोकैलेमिया न्यूट्रोपेनिया थी। अब इस क्वेश्चन के क्लिनिकल हिस्ट्री तो साफ सीधा पता चल रहा है, या तो डेंगू होगा या तो कोई और चीज़ होगी। लेकिन डेंगू में आपने पढ़ा है कि न्यूट्रोपीनिया तो शायद ही पढ़ा है हमने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पढ़ा है, और हाइपोकैलेमिया नहीं हाइपरकैलेमिया पढ़ा है, और काफ टेंडरनेस कंजक्टाइवल सफोकेशन ये शायद ही हमने पढ़ा है उसमें। तो इससे मुझे लेप्टोस्पायरोसिस और फार्मर और लेप्टोस्पायरोसिस का तो रिलेशन हम जानते हैं कि होता है। तो इस तरीके से अगर मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि इनमें से चुनना किसे, और न्यूट्रोपीनिया और हाइपोकैलेमिया उसके फेवर में नहीं था, मैंने लेप्टोस्पायरा चुना और वो भी सही हो गया। तो फिर से आपके पास 2 ऑप्शन थे और आपको 1 चुनना था, तो आपको चुनना ही चुनना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आपके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। अब आप तीसरे क्वेश्चन पे आओ। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप ये देख सकते हो कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, ये ऑर्थो का क्वेश्चन था, और ये पूछा गया था द फॉलोइंग डिवाइस वाज यूज्ड टू फिक्स द लेफ्ट प्रॉक्सिमल फीमर फ्रैक्चर। अब ये कौन सा डिवाइस है? ठीक है, अब
कई सारों ने इसको देख भी रखा होगा कि ये डायनामिक हिप स्क्रू है बेसिकली, लेकिन उस समय मेरे को इसकी इमेज याद नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे इतना पता था कि लिमिटेड कॉन्टैक्ट वाले में तो ऐसा होता नहीं है, और बाकी 3 ऑप्शंस बचे थे मेरे पास कि इनमें से कौन सा चुनना है। तो बेसिकली हमने अपने MBBS में डायनामिक हिप स्क्रू और लिमिटेड कॉन्टैक्ट कॉन्डाइलर प्लेट के बारे में तो पढ़ा ही पड़ा है। तो जब भी आपके पास ऊट पटांग से ऑप्शन आए ना, तो कॉमन वाली चीज़ को तो चुनना ही चुनना है। तो मैंने इसमें डायनामिक हिप स्क्रू चुना था, और बेसिकली मुझे उस समय इसका इमेज याद नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने DHS चुना क्योंकि लिमिटेड कॉन्टैक्ट वाली की इमेज मुझे याद थी, DHS की मुझे याद नहीं आ रही थी। और DHS क्योंकि कॉमन था और इन दोनों का मैंने कभी सुना ही नहीं था अपने MBBS में, तो मैंने DHS चुना, क्योंकि जो कि कॉमन नाम है ना उसको चुनना ही है आपको, क्योंकि आपको कोई ऐसे ऊट पटांग रेयर बहुत कम पूछे जाते हैं। तो DHS मैंने चुना और सही हो गया। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सही हुआ, और ये भी मैंने गैस ही किया था क्योंकि इसका भी क्वेश्चन मुझे आता नहीं था। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, मैंने 140 to 145 क्वेश्चन में श्योर था, लेकिन 20 to 25 क्वेश्चन मैंने जो करे हैं वो मैंने इसी तरीके से करे हैं, गैस लगा के। मतलब 2 रूल आउट करता था या 1 रूल आउट करता था और बाकियों में ऐसे करता था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आओ। अब ये क्वेश्चन BSM का था, और इस क्वेश्चन में स्टेप्स पूछे गए थे कि जब हम पढ़ते हैं, मतलब केस करेंगे, केस स्टडी करेंगे, तो आपको सीरीज़ में लगाने कि पहला स्टेप कौन सा लोगे, दूसरा कौन सा लोगे, तीसरा कौन सा लोगे। आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें कहा गया है, ए स्टडी इज कंडक्टेड ऑन द एसोसिएशन बिटवीन इनटेक ऑफ विटामिन सी एंड अकरेंस ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस। व्हाट इज द ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेप्स आर कंडक्टेड। अब इस क्वेश्चन को भी मुझे उस समय आता नहीं था, लेकिन इसका मुझे विश्वास था कि मैं इसके ऑर्डर निकाल लूँगा। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो आपको केस और कंट्रोल ही चुनना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी स्टडी करने के लिए पहले तो आपको ग्रुप चुनना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैचिंग तो करनी होगी भाई, क्योंकि मैचिंग के बिना आप कैसे इंश्योर करोगे कि वो ग्रुप में कोई बायस ना आए। ठीक है, उसके बाद आप मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर कर लो, और बाद में एनालिसिस तो सबसे लास्ट में होती है ना, तो इस तरीके से एनालिसिस लास्ट में कर लो। तो इस तरीके से मैंने स्टेप्स नहीं पढ़ के आ गया था मैं पेपर में कि केस कंट्रोल स्टडी और केस सीरीज स्टडी के क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप्स पहले नहीं। लेकिन मुझे ये पता था कि पहले तो ग्रुप ही चुनेंगे, फिर मैच तो करना ही बनता है क्योंकि बायस आ जाएगा, फिर आप एक्सपोजर को मेजर करोगे, फिर एनालिसिस करोगे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग लगने वाली है, उस तरीके को उसको ना आते हुए भी आपको अटैम्प्ट करना है, क्योंकि बस आपको लॉजिकल थिंकिंग लगानी है और आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन, इसकी इमेज ऐसी तो थी नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें था क्या। बेसिकली उन्होंने कुछ खाने, जो हम खाना खाते हैं ना डेली बेसिस पे, जो हम खाना खाते हैं सिंपल वही खाना था, नॉर्मल जो थाली खाते हैं, मैस की थाली थी, हॉस्टल की थाली जो हम खाते हैं, वो बेसिकली दे रखी थी, और उनमें से पूछा था कि थायमिन का रिसोर्स क्या था। ठीक है, अब उसमें दाल तो है नहीं, क्योंकि दाल तो प्रोटीन हमने फट रखा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन B12, फोलेट, ये सारी चीज़ें आती है। वो विटामिन B12 तो डेयरी प्रोडक्ट में आ जाता है, फोलेट इसमें आ जाता है। तो बच रहा था कि मुझे ये पता था कि सीरियल्स हो सकते हैं, तो उसमें मैंने फिर ये लगाया, रोटी की फ़ोटो थी और ये क्या बोलते हैं राइस की फ़ोटो थी, तो रोटी और राइस वाली फ़ोटो जो सीरियल्स में आता है, मैंने उसको चुना। इस तरीके से ये बेसिकली जनरल नॉलेज थी, और ये जनरल नॉलेज तो हमें पता ही थी कि उसमें ये मिलता है, उसमें ये मिलता है, उसमें ये मिलता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी मेरा सही हुआ, और ये क्वेश्चन भी कहीं से मैंने पढ़ा नहीं था, कोई रैपिड रिवीजन, कोई BTR, कोई PYQ इसको कवर नहीं कर रहा था। लेकिन बेसिक नॉलेज, बेसिक आपको वहाँ पे डरना नहीं है, उस समय सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। उस समय आपको एक एक क्वेश्चन को आपको ऐसा करना है कि मेरा ये क्वेश्चन मेरे को रैंक लेके आएगा भाई, और मेरे को ये क्वेश्चन सही करना ही करना है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, ये क्वेश्चन भी था कि ए क्रॉनिक टोबैको कंज्यूमर वेंट टू डेंटल क्लिनिक विद ब्लीडिंग लीजन ऑन टंग। ठीक है, वाज डायग्नोस्ड विद कार्सिनोमा टंग, विच ऑफ द पेपिला डज नॉट हैव टेस्ट बड्स। अब ये जो क्वेश्चन था ना, डज नॉट हैव टेस्ट बड्स, अब मैंने ये पढ़ा था कि कौन से पेपिला में कौन से टेस्ट बड्स होते हैं और कौन से कौन सा वो आता है। ये क्वेश्चन आपको BTR के एनाटॉमी सेक्शन में मिल जाएगा, ये वहाँ पे उन्होंने समझा रखा था। तो इसमें सर्कमवैलेट पेपिला मुझे याद था, फंगीफॉर्म मुझे याद था कि इसमें तो होते हैं। अब मैं सिलिफॉर्म और फोलिएट में कंफ्यूज था कि कौन सा होगा, फिलिफॉर्म होगा कि फोलिएट होगा। तो अब इन दोनों में से मैंने यहाँ पे प्योर गेस करा कि B और D में से फिलिफॉर्म मैंने लगाया। ठीक है, और ऐसे ऐसे मैंने कई सारे क्वेश्चन में लगाए थे। मैंने आपको बताया मैंने 200 अटैम्प्ट करे, 172 मेरे करेक्ट हुए। तो जहाँ जहाँ मैंने B और D दो ऑप्शन मैंने चूज़ करा है, तो मेरे गलत भी हुए हैं कुछ, लेकिन अगर मेरे सही होते हैं तो मुझे +4 मिल रहा था, और मेरे गलत हो रहे हैं तो -1 मिल रहा है। तो मेरा पोर्शन जो था वो गलत होने का वो कम था इन कंपेरिजन टू जो सही हो रहे थे। अगर आपको 2 रूल आउट कर देते हो, और अगर उनमें से अगर एक पे आप अपना लक आजमाते हो, तो ज़रूर आपके चांसेस ये हैं कि प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आप पॉजिटिव में जाओगे, क्योंकि ये हाफ नहीं है, ये 1/4 तो रॉन्ग है, और आपको +4 टोटल मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सिलेक्ट करना है जब भी आप 2 में कंफ्यूज हो जाओ। तो मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म चेंज करा था और मेरा वो सही हुआ। मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरे 28 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए थे, उसमें भी मैंने कई सालों में ऐसे करा होगा, लेकिन
जब मैंने पॉजिटिव करा तो मुझे +4 मिला, और लेकिन यहाँ पे मुझे -1 मिला। तो आपको भी इस चीज़ को, अगर आपको हाई रैंक आपको टारगेट करनी है, मेरी जैसी रैंक टारगेट करनी है विद इन 500 या फिर 300 के अराउंड रैंक आपको टारगेट करनी है, तो आपको ऐसे करना होगा दोस्त, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए फीमेल प्रेजेंटेड विद ब्रेस्ट मास एज सोन विथ लीवर में, बस एक क्वेश्चन था कि एक फीमेल के अंदर ब्रेस्ट मास दे रखी थी, ब्रेस्ट कैंसर का केस था, और उसमें लीवर में मेट्स जा चुके थे। अब देखो लीवर में मेट्स जा चुके हैं, तो ये तो फिर वो केस हो गया ना, पैलिएटिव मैनेजमेंट होगी इसकी। अब पैलिएटिव मैनेजमेंट थी तो मुझे इसका आंसर ये लग रहा था, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी भी हो सकता है, या सिंपल मेस्टेक्टमी भी हो सकता है। क्योंकि न्यू एडजुवेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा साइज में हो गया था, तो उसको छोटा करके हम उस पर सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन सिंपल मेस्टेक्टमी भी मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को नोट्स में से याद आ रही थी कि मैंने पढ़ी है, तो इसमें भी मैंने सिंपल मेस्टेक्टमी चूज़ करा था ओवर बी। और फिर मुझे जब मैंने अपने नोट्स जाके बाद में रिवाइज करे, मैंने मैरो का रैपिड रिवीजन करा था सर्जरी के लिए, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप मैट्स कर जाता है, मैट्स में चले जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, तो आप सिंपल मेस्टेक्टमी करते हो, पैलिएटिव मैनेजमेंट होता है वो। तो आपने इसमें मैंने इसमें सिंपल मेस्टेक्टमी ऑप्शन चूज़ करा था, और वो मेरा सही हुआ। फिर यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 2 ऑप्शन थे मेरे पास, और दोनों में से मैंने एक चूज़ करा, तो यहाँ पे भी मैं सही रहा। क्यों? क्योंकि मैंने एक कम से कम अपना एक लिमिटेड सोर्स तो मैं पढ़ के गया था कि वो रैपिड रिवीजन है, और मेरा BTR का मैंने कंबाइन करके गया था। जैसा मैंने अपनी सोर्सेज वाले वीडियो, मैंने कई सारे वीडियोज़ अपने चैनल पर डाल चुका हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, किसके लिए कितना पढ़ना चाहिए, और वो आपके लिए नेसेसरी है दोस्त। उतना करके जाओगे, और मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा अपने स्ट्रेस फ्री रखोगे, आप जरूर मेरी जैसी रैंक अचीव कर पाओगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन का कोई आइडिया किसी को लग नहीं रहा था, ठीक है, मतलब किसी को नहीं लग रहा था इन द सेंस कि जब मैं रिकॉल करने के लिए आया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे बहुत टफ क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ना रैपिड रिवीजन में नहीं पढ़ाया है, ना BTR में नहीं पढ़ाया, नहीं कहीं नहीं पढ़ाया था इसको। लेकिन इसमें ये थी कि थर्ड स्टेज थी, थर्ड स्टेज का सुनते ही मेरे को यार ये तो सीवियर स्टेज में जा चुका है, ठीक है। तो अब इसमें से सबसे सीवियर वाला मैंने चुना। सबसे सीवियर वाला कौन सा था कि देखो, नॉर्मोग्लाइसीमिया तो कैंसिल कर दिया, और टाइप 1 था तो ऑटोइम्यून था, तो ऑटोइम्यून पॉजिटिव करा और डिसग्लाइसीमिया लगा दिया, ठीक है। तो दोस्त इस तरीके से इसमें ऑटोइम्यून पॉजिटिव और डिसग्लाइसीमिया मैंने लगाया, और इसका आंसर भी सही हो गया मेरे दोस्त। तो आपको भी ऐसे ही करना है भाई, आपको भी जहाँ पे लगे कि, अब देखो इसमें भी लॉजिकल थिंकिंग ही थी, क्योंकि थर्ड स्टेज सीवियर स्टेज, नॉर्मोग्लाइसीमिया तो उसमें होगा नहीं, और टाइप 1 है तो ऑटोइम्यून था, और डिसग्लाइसीमिया मैंने लगाया, और इसका आंसर भी सही हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन लोग देख के कह रहे थे कहीं नहीं पढ़ा, ऐसा क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में देखते हैं ना, तो यहाँ पे 2 बोन्स दिखा रखी थी, 2 सफ़ेद कलर की चीज़ थी, वो बोन्स ही होंगी, तो 2 बोन्स थी, तो सिंपल हो गया। उसी समय मेरे को देखते ही पता चल गया, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लिस्ट में तो शोपार्ट तो आपके एंकल के पास थे। अब बिलोनी अबवनी करना था, तो अबवनी में तो सिर्फ फीमर है, बिलोनी में दोनों बोन्स थी मारी, तो 2 बोन दिखते ही मैंने बिलोनी लगा दिया। तो इस तरीके से बिलोनी वाला ऑप्शन भी मेरा इसमें सही हो गया, ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था लोगों के लिए, ठीक है, और मैंने इसमें भी अपना दिमाग लगाया, अपना तुक्का लगाया, या फिर कोई भी कैलकुलेटेड गैस करो, लॉजिकल गैस करो। ये बिल्कुल ही तुक्का नहीं, अक्कड़ बक्कड़ बम पे वो नहीं खेल रहा था मैं प्रॉपर ये देख रहा था कि मुझे कहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स लगाने और कहाँ पे यूज़ करके मैं उसका सही आंसर डिराइव कर पा रहा था। अब आप इसको देखो। ए 30-year-old female went on vacation and fell asleep while sitting in a beach. After some time, she woke with sunburn. Later, when she went back home, she experienced pain while taking warm bath around 40 degrees Celsius. Which of the following receptor is responsible for the pain? अब देखो, इसमें एलोडाइनिया और हाइपरएल्जीसिया का मतलब अगर आपको पता है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं था, केक ऑफ क्वेश्चन था। हाइपरएल्जीसिया का मतलब होता है कि पेन से जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा महसूस हो रहा है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी टू पेन है। और एलोडाइनिया का मतलब है कि कोई नॉन पेनफुल स्ट्रक्चर है, उससे भी आपको पेन महसूस हो रहा है। तो हमने वार्म बात तो हम लेते ही हैं, उससे पेन थोड़ी होता है। तो इससे मुझे ये तो पता चल गया कि एलोडाइनिया। तो अब एलोडाइनिया के भी 2 ऑप्शन थे इसमें, इनॉक्यूअस थर्मल रिसेप्टर और थर्मल रिसेप्टर। अब 40 डिग्री सेल्सियस पे थर्मल रिसेप्टर जो होते हैं प्रॉपर, वो तो एक्टिवेट होते नहीं है, कि 45 के अराउंड होते थे। तो मैंने इसको इनॉक्यूअस थर्मल रिसेप्टर और एलोडाइनिया सेलेक्ट करा था अपने इसी नॉलेज के बेसिस पे कि एलोडाइनिया का मतलब क्या है, और 40 डिग्री पे तो वो क्या होता है, एक्टिवेट होते नहीं है। तो इस बेसिस पे मेरा ये क्वेश्चन भी सही हुआ। तो दोस्त इस तरीके से मैंने कई सारे क्वेश्चन किए थे। मैंने अपने 172 करेक्ट में से 145 थे, तो मैं श्योर था कि हाँ भाई ये मेरे सही होंगे। लेकिन जो बाकी के 25 क्वेश्चन थे ना, मैंने ऐसे ही करे हैं। और हाँ, मैंने बाकी के जो 28 गलत करे हैं उसमें गलत भी हुए हैं। तो अगर आप ये देखो ना कि मैंने 28 अगर इनकरेक्ट करे हैं, तो मेरे को 28 नेगेटिव मिला, और 25 मैंने पॉजिटिव करा है, ठीक है, ऐसे गैसिंग से। तो 25 × 4 कितना हुआ,
100 और ये 28 नेगेटिव। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो मैं कितना बड़ा 72 पॉजिटिव में ही तो रहा ना मैं। इस तरीके से आपको भी करना है दोस्त, तभी आपका जो रैंक है वो टॉप रैंकर्स की कैटेगरी में जा पाओगे, आप अपनी ड्रीम ब्रांच को ले पाओगे। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न आती है कि कैसे आपको MCQ सॉल्व करने चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी, मेरी टेलीग्राम चैनल के लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदर वीडियोस भी इस चैनल पे हैं जो कि अच्छे से आपको समझा रहे हैं, और मैं आने वाले समय में आपको मेडिसिन के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैं अपने तरफ से आपको समझाऊंगा। एक बार मैं ज्वाइनिंग कर लेता हूँ मेडिसिन की रेजिडेंसी में, तब जरूर आपको समझाऊँ। तब तक के लिए कोई भी डाउट है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा आईडी पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय। So, then the point that they are, that was this, so that they did, they didn't want